हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चंस ढूंढेंगे और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे क्योंकि सीबीएसई का जो नया क्राइटेरिया है उसके मुताबिक। तो चलिए फ्रेंड्स चालू करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या कोई चीज़ जिंदा नहीं है? मूवमेंट की वजह से। क्या तो सिर्फ ये मूवमेंट की वजह से? इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चेविंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में वैसे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन तब पर भी हमें पढ़ना है तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो हम देखते हैं कि एक डॉग दौड़ता है, एक काऊ है वो घास चरता है, एक मैन वो चिल्लाता है। तो ये सब लिविंग बींग्स हैं। व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वेयर अस्लीप। तो क्या हुआ होगा जब डॉग काऊ और मैन वो सो जाएं? तो वी विल स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव। हाँ, तो वो आंसर होगा हाँ, क्योंकि वो जिंदा है। बट हाउ डू वी नो दैट? तो हमें ये कैसे मालूम कि वो जिंदा है? वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम उन्हें देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, तब हम जानते हैं कि वो जिंदा है। और ये पार्ट 1 है। What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us say, but तो हमको कैसे मालूम है कि वो अलाइव है? हम उन्हें प्लांट्स को देखते हैं कि वो ग्रीन है, लेकिन कुछ कहेंगे बट कुछ कहेंगे कि वो ग्रीन है। बट वाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। तो उन प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे कि जो जिनका कलर ग्रीन नहीं है? दे ग्रो ओवर द टाइम, सो वी नीड टू नाउ दैट दे आर अलाइव, सम विल शो। तो कुछ कहेंगे कि वो अलाइव हैं इसलिए क्योंकि वो ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म आया, ग्रो। In others words, we tend to think of some sort of movement, either grow related or not, as a common evidence for being alive. तो दूसरे वर्ड में हमें ये सोचना पड़ता है कि ये वो कुछ मूवमेंट से या कुछ ग्रोथ से ही हम पता चला सकते हैं कि वो जिंदा है। But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movements. तो क्या एक प्लांट विजिबली ग्रोइंग नहीं है और कुछ लाइव हैं? कुछ एनिमल बिना सांस लिए ही विजिबल मूवमेंट करते हैं, जैसे अमोइबा। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो विजिबल मूवमेंट का यूज करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को हम नहीं बता सकते। Movements over very small scales will be indivisible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. तो मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे स्केल्स पर होते हैं, वो इंडिविजुअल, मतलब वो हमारे आंख से नहीं दिख पाते हैं मोलिकुल्स के। तो हम एग्जांपल से देखें कि ये एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो एक इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट है, वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। अगर हम वो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें ये क्वेश्चन तो वो उसका आंसर देंगे यस। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and it is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो वायरसेज जो हों वो कुछ भी मोलिकुलर मूवमेंट उनमें नहीं दिखता, लेकिन वो भी तब पर भी कुछ इन्फेक्ट, मतलब कुछ चीज़ों को वो इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये कंट्रोवर्सी है कि वो कि आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो जिंदा है कि नहीं। वाई अ मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो क्यों मोलिकुलर मूवमेंट जरूरी है लाइफ के लिए? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल, सेल हैव स्मॉल कंपोनेंट्स इन देम। तो हम लोगों ने पिछले के क्लास में पढ़ा कि सेल से टिश्यू बनता है और फिर उससे भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. तो इसमें क्योंकि ये इन्वायरमेंट की वजह से होता है,
इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ऑर्डर है वो टूट गया तो ऑर्गेनिज्म वो जिंदा नहीं रह सकता। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें रिपेयर और मेंटेन करना चाहिए अपना स्ट्रक्चर। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं वो सब मॉलिक्यूल से बने हैं और वो सब मॉलिक्यूल्स को हमेशा मूव करते रहना है। व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो आइए हम लोग वो देखते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि पहला और दूसरा पैराग्राफ में उतना कुछ खास नहीं है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular। मतलब जो मेंटेनिंग फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जबकि वो कुछ करे चाहे ना करे, वही लाइफ प्रोसेस है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन even when we are just sitting in class, even we are just asleep, the maintenance job has to go on। अगर हम सिर्फ क्लास में बैठे हैं या हम सो भी गए हैं तो मेंटेनेंस जॉब चल रहा है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब का लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन ये जो प्रोसेस अपने में पूरा मिल के मेंटेनेंस जॉब को करे उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। Since this maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy needed for them। तो ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये हमेशा हमें ज़रूरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो डैमेज को मतलब डैमेज को प्रिवेंट कर बचाता है और ब्रेक डाउन एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और जो ये एनर्जी है वो दूसरे के बॉडी से आती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके आउटसाइड से। द प्रोसेस द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का जिसे हम फूड कहते हैं इनसाइड प्रोसेस, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एडिशनल रॉ मटेरियल इज आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर बॉडी साइज हमारा बढ़ गया तो एडिशनल रॉ मटेरियल भी हमें चाहिए आउटसाइड से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, कार्बन बेस्ड। तो जो अर्थ पर लाइफ डिपेंड है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर डिपेंड है और ये जो बहुत सारे फूड सोर्सेज है वो भी कार्बन बेस्ड हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इस कार्बन सोर्सेज के डिपेंड पर हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के तौर पर। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism। जो outside sources है एनर्जी का वो बहुत ही बड़ा है और इन्वायरमेंट वो कंट्रोल में नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure। तो ये देखिए, हाँ, तो जो आउटसाइड सोर्सेज है एनर्जी के वो बहुत ही बड़ा है और इन्वायरमेंट वो कंट्रोल में नहीं है। फिर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन्हें हमें ब्रोकन डाउन करना चाहिए, फिर बिल्ट अप होगा और जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए और जिसे हम लोग यूज कर सके बहुत सारे मस्कुलर मूवमेंट के जो मेंटेन कर सकें लिविंग स्ट्रक्चर्स को। और जो काइंड मॉलिक्यूल्स का वो नीड करे, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करें।
ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ये कुछ मोस्ट कॉमन केमिकल हैं ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स के। देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के दूसरे तरफ से ऑक्सीजन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फ्रॉम सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का डिफिनेशन ये देखिए कि जो वैसा प्रोसेस जो अक्वायर करे ऑक्सीजन को दूसरे के बॉडी से और यूज करे ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज का सेलुलर नीड्स के लिए, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। In the case of a single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन है उसे फूड की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नीडेड हो सकता है क्योंकि जो एंटायर सरफेस ऑर्गेनिज्म का वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या होगा अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ गया और जो बॉडी डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स may not be in direct contact with the surroundings environment। तो मल्टी सेलुलर मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो सेल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट के, तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। इसीलिए जो सिंपल डिफ्यूजन है वो मीट नहीं कर सकता ऑल द सेल्स के। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts are specialized in functions they perform। हम पीछे भी देखें कि जो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम फेमिलियर हैं आइडिया इस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का ऑर्गेनिज्म से। Is it therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues? ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो फूड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बने। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम। तो ये एक प्रॉब्लम पोजेस क्रिएट करता है कि जो फूड और ऑक्सीजन वो एक प्लेस पर ले सकते हैं हम बॉडी के ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो सारे पार्ट्स हैं बॉडी के उनको भी ज़रूरत है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक ज़रूरत होती है। देखिए ये जो इतना पैराग्राफ है ये हम लोग अभी समझते हैं। जो एनर्जी होता है उसे फूड की ज़रूरत होती है, तो जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करेंगे तो उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ फूड फूड की सर्कुलेशन भी ज़रूरी है और सर्कुलेशन के बाद रेस्पिरेशन आता है और उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है और ट्रांसपिरेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल उसे निकालने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो ये सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। When chemical reaction use the carbon source of the source and the oxygen for energy generation, they create byproducts and that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कार्बन सोर्स यूज करते हैं और ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन करते हैं, ये क्रिएट करते हैं बाई प्रोडक्ट और ये यूजलेस ही नहीं ये होते हैं बॉडी सेल के लिए हार्मफुल भी होते हैं। Then waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion।
तो हमने अभी आपको बताया एक्सक्रीशन कि जितने भी वेस्ट मटेरियल उसे निकालने के लिए हमें एक्सक्रीशंस की ज़रूरत होती है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी Again, if the basic rules for the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will develop, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue. तो अगर हम बेसिक रूल्स बॉडी डिजाइन की जाने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है एक्सक्रीशन के लिए जो डेवलप किया गया है, और वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्ट वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक्सक्रीटरी टिश्यू से। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो हम लोग कंसीडर करते हैं वेरियस प्रोसेसेस को, वैसे ये इंसेंशियल लाइफ के लिए एक से एक। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। तो क्यों डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को नहीं ले सकता, इनसफिशिएंट हो जाता है मल्टी सेलुलर जैसे और ह्यूमंस में। तो इसका आंसर है इट इज़ नॉट कॉन्टैक्ट इन इन्वायरमेंट। तो वो इन्वायरमेंट की कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव। तो हम लोग क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे कि कुछ जिंदा है। मूवमेंट ऑफ ब्रीथिंग से। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म का, तो ऑक्सीजन। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो क्या प्रोसेस है एसेंशियल लाइफ के लिए। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रेशन। देखिए हम NRTE शॉर्ट में लिखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन।